Hello students, welcome to John Academy. This is Shahul John. Today we will study about chapter first of class 11th political science which name is Constitution Why and How. इसके फुल चैप्टर को हम जानेंगे जिसका नाम है Constitution Why and How, जो कि क्लास 11th का है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1. ये इसका फुल चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जो कंटेन करता है लॉ को और रूल्स को. यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर कानून लिखे हुए हैं, बहुत से नियम कानून को लिखा गया है, और जो डिस्क्राइब करता है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की फॉर्म क्या है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, और रिलेशनशिप बताता है गवर्नमेंट की और सिटीजन की. इसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है कोई सी भी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी किसी भी कंट्री की. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था. ठीक है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. कब बनाई गई? 1946 में. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा? द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज. और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे इनडायरेक्टली चुने गए किसके द्वारा? प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने मेंबर थे? 299. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा फॉलो? पार्टीशन को 1947. उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उससे पहले से बनना स्टार्ट हो गई थी और बाद तक बनती गई. और इसमें कितने मेंबर थे? 299. जो कि कब तक थे? 31 दिसंबर 1947 तक. ये देखा गया कितने मेंबर है? 299 मेंबर थे. ऑफ दीज 299 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो कि 299 थे चुने गए. एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट. और बाकी देश के अंदर हमारे 565 रियासतें भी बोला जाता है और 562 भी रियासतें बोला जाता है. रियासत मतलब जहां पर राजा का शासन होता है, और रियासत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स. और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बचे हुए मेंबर्स को उन्होंने क्या करा था? इलेक्ट करा था. रेस्ट वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट. जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे, यानी कि जो रूलर थे, उन्होंने मेंबरों को चुना था. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी. जितनी भी ज्यादा मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस पार्टी की थी. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर चुने गए वो अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से लिए गए थे. तो ये था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको चेयर्ड किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा.
जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। और इस असेंबली ने एक लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज और सब कमिटीज के साथ काम किया। और द कमिटीज वर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की थी कमिटीज, रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग विद प्रोसीजर्स एंड सेकेंड थी कंसर्निंग इंपॉर्टेंट इश्यूज। इन एडिशन देयर वॉज एन एडवाइजरी कमिटी प्राइमरली एडवाइज फ्रॉम आउटसाइड। और टू टाइप्स की कमिटीज थी जैसे आपको बता दिया गया है। रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग इन प्रोसीजर्स, यानी कि जो संबंध रखती थी, रिलेट करती थी प्रोसीजर्स से। और सेकंड क्या करती थी, इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखती थी। और साथ में जोड़ा गया एक एडवाइजरी कमिटी को, प्राइमरली एडवाइज फ्रॉम आउटसाइड, जो कि प्राइमरली शुरुआती तौर पे एडवाइस करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमिटी बनाई गई इसमें वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जो जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। ये आपको याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। और प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असेंबली के। ठीक है। फिफ्थ है, द टास्क ऑफ द कमिटी वाज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो जो टास्क दिया गया कमिटी को एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, किसको, बी आर अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था। उनके साथ और भी कुछ मेंबर थे, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने क्या करा था, ड्राफ्ट तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 166 days स्प्रेड ओवर अ पीरियड 2 years 11 months and 18 days। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 166 डेज में अपने स्प्रेड करा, लिखा उसको। और इसको लिखने में, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना समय लग गया, 2 years 11 months and 18 days। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पहले हम जानेंगे। वाज पास बाय जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस सेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दीज रेजोल्यूशंस वर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट हेल्प आवर लीडर इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनके ही द्वारा जो ये रेजोल्यूशन दिया गया था, इसके ही द्वारा ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकी, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल्स भी थे। फर्स्ट था, द इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिया क्या होगा, स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणतंत्र होगा। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद होगा, संप्रभु का मतलब अपना खुद का कंट्रोल होगा उसका भारत पर। रिपब्लिक का मतलब यहां पर जो भी नेता चुना जाएगा, जब वो चुना जाता है तो 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, जैसे पीएम या सीएम के इलेक्शन होते हैं। इट विल बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक कैसी कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जहां पर लोगों के द्वारा नेता को चुना जाएगा। अपने सरकार को, अपने देश को चलाने के लिए सरकार चुन सकती है जनता। इट विल एंश्योर ऑल सिटीजन ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इसमें निश्चित यानी कि एंश्योर की जाएगी सबका न्याय, यानी कि जस्टिस, इक्वालिटी यानी कि समानता, एंड फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो सभी लोगों को यहाँ पर क्या सुनिश्चित की जाएगी, एंश्योर क्या किया जाएगा, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। यानी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा, सब आपस में इक्वालिटी से रहेंगे या इक्वालिटी रखी जाएगी सब में, और सबको फ्रीडम दिया जाएगा।
इट विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ट्राइब्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। और ये भी देखा जाएगा कि सेफगार्ड बनेगा किन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। देश में रहने वाले जितने भी लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म, जैन, क्रिश्चियन, उन सबको क्या किया जाएगा, सेफगार्ड किया जाएगा। और ट्राइब्स को, जो कि आदिवासी आते हैं, यानी कि एसटी या डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि जिनका बहुत समय से शोषण हो रखा है, डिप्रेस्ड हो रखे हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, इनको भी सेफगार्ड किया जाएगा। उनसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इट विल वर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड। और जो काम किया जाएगा वो वर्ल्ड पीस के लिए किया जाएगा। और साथ ही साथ देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या होगा, वेलफेयर करा जाएगा हर एक व्यक्ति का, यानी कि सबका कल्याण किया जाएगा, सबके बारे में देखा जाएगा। और इस और भी ध्यान दिया जाएगा कि हमारे देश के अंदर या पूरे जब मतलब वर्ल्ड पीस को बढ़ावा दिया जाएगा कि एक देश दूसरे देश से ना लड़े। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिम्बल। तो प्रिम्बल आपने देखा होगा, जब आप अपनी बुक को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके का फर्स्ट प्रीफेस दिखाई देता होगा कि ऐसा कुछ लिखा है। तो प्रिम्बल क्या है? द प्रिम्बल्स इज लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस ऑफ अ बुक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है ये। क्या है? प्रिम्बल। यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिम्बल बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन बातों का निचोड़ है, क्या बातें लिखी हुई है। तो प्रिम्बल एक निचोड़ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या है ये? इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है। जैसे कि किसी भी बुक के बारे में लिखा होता है संक्षिप्त में या ब्रीफ, कुछ इंट्रोडक्शन दिया होता है कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है या इंट्रोडक्शन है उसको प्रिम्बल कहते हैं। एज एन इंट्रोडक्शन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेंट्स बट इट एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स विद विच द डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कोई कंटेंट नहीं है बल्कि इसका पर्पस है। ये एक्सप्लेन क्या करता है? पर्पस और ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य बताता है, पर्पस बताता है यानी कि एम बताता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। विच द डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन, जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में बताता है। सो इज द केस विद द प्रिम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज सच द प्रिम्बल प्रोवाइड द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिम्बल क्या करता है? एक गाइडलाइन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या क्या लिखा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा निचोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हर एक बात लिखी हुई है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, उसका निचोड़ है, ये ब्रीफ है। तो प्रिम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। सॉवरेनिटी क्या होता है? यानी कि दबदबा इंडिपेंडेंट स्टेट का। सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट स्टेट। किसी भी आजाद देश का, किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या है? एक एलिमेंट है। सॉवरेनिटी का मतलब जब भी कोई कंट्री को फ्रीडम मिलता है तो वो बताती है कि मेरा कंट्रोल है उस पर। तो क्या है ये? सॉवरेनिटी कहते हैं इसको। इसका जो शॉर्ट है वो है इट मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, यानी कि संपूर्ण तौर पे पूरी तरीके से आज़ादी। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट कॉल्स फॉर पब्लिक रादर देन प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सोशलिज्म क्या बताता है कि वो प्राइवेट ओनरशिप को नहीं मानता बल्कि ये मानता है, पब्लिक को मानता है कि पब्लिक को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाए। यानी कि इसके अंदर जो कैपिटलिज्म है उसका विरोध होता है। जैसा कि पहले बताया था, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना। पर सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो पब्लिक की ओर
ध्यान देते हैं सोशल और इकोनॉमिक तौर पे। सेकुलरिज्म क्या होता है? जहां पर कोई भी गवर्नमेंट किसी से भी रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, क्या होती है? जहां पर पीपल अपने लीडर को इलेक्ट कर सकती है, तो और कुछ समय के लिए इलेक्ट होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्ट हो गया, एक बार चुन लिया तो वो कई समय तक रहेगा, बल्कि 5 ईयर से ज़्यादा कोई भी पीएम हो या सीएम हो कोई नहीं रह सकता। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसे कहते हैं जिसमें पीपल किसी लीडर को एक फिक्स्ड टर्म के लिए इलेक्ट करती है, उसके बाद फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जैसा कि जस्टिस नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, जैसे कि उनको राइट टू फूड मिलना चाहिए, क्लोथिंग मिलना चाहिए, हाउस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जस्टिस में आती है, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, यानी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो बल्कि जस्टिस हो। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। द प्रिम्बल ऑल्सो मैंशन अबाउट लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि लिबर्टी आपको बताती है आपको बोलने का, आपको अपने थॉट एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम है, इसको लिबर्टी कहते हैं। इक्वालिटी, अगर आप कोई सी भी जॉब चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं या कुछ भी कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरीके का कि इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी। अगर कोई इनइक्वालिटी करता है तो उसको क्या होगा? पनिश किया जाएगा। इसे इक्वालिटी कहते हैं। तो इक्वालिटी रेफर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में मिले। फिर है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि साइलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक कठोर है, रिजिड है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इसको फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसको चेंज भी किया जा सकता है अमेंडमेंट के द्वारा। फेडरल पॉलिटी है, यानी कि हमें फेडरल का मतलब आपको पता ही है, दिस इज वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो देयर इज गवर्नमेंट फॉर ईच यूनिट स्टेट्स, यानी कि फेडरल का मतलब क्या हो गया कि कंट्री के लिए अलग है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। इस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यही फेडरल पॉलिटी है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। The Constituent Assembly decided to support parliamentary form of government both for the center and the states. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करती है और सपोर्ट करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंटर हो और स्टेट हो। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमको, फंडामेंटल ड्यूटीज मिली हुई है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, 6 है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को मिलते हैं, सिटीजन को मिलते हैं इंडिया के। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 ईयर्स या उससे ऊपर के एज के लोगों को, सिटीजन को वोट देने का राइट होता है। नेक्स्ट और लास्ट है ये टॉपिक कि प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कई बार ये भी बोला जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरी कंट्रियों से हमने कुछ चीज़ें ले ली है या चुरा ली है या उधार मांग ली है, ये सारी चीज़ें। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ले लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया है, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ ले लिया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले लिया? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी।
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, आपको ऐसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया, जो अभी पढ़ा था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, तो रेसिडुअल पावर्स कहाँ से ले ली, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इस तरीके से आपको ये लर्न करना पड़ेगा किस कंट्री से इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ ली है, ये आपको याद करनी होगी। तो ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है, यहीं ख़त्म होता है। और इससे जो भी ऑल चैप्टर्स की वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगी, कमेंट में भी दिख जाएगी, पिन कर दूंगा मैं उसको। और साथ ही साथ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे परचेज़ के लिए बोल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, तो ये है व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप इससे भी पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और ये जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, और ऐप में भी और वेबसाइट में भी। और फ़ोन नंबर ये रहा, मोबाइल नंबर, जिससे आप परचेज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप फुल वीडियो देख सकते हैं इस बुक की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें।